कहानी कुर्सी की में फिर लौटे आपके लिए कुछ खबरें और लेकर। हम एक खबर उत्तर प्रदेश से पहले, यूपी का माफिया सरगना अतीक अहमद को मिट्टी में मिल चुका है और योगी आदित्यनाथ ने पूरा साम्राज्य ही उसका नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन उसके जो दो छोटे बेटे थे, उन दोनों पर कोई आरोप नहीं है ऐसा। वो दोनों बेटे 18 साल से कम उम्र के भी थे। तो चूंकि अतीक अहमद मारा गया, बीवी फरार है घर में, और जो दो बड़े भाई हैं वो जेल में थे, तो इसीलिए इन दोनों छोटे बेटों को, अतीक अहमद के, इनको बाल संरक्षण गृह में रखा गया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा। अतीक अहमद की जो बहन है उसने कहा कि इन बच्चों की कस्टडी हमको दी जाए। इनकी बहन परवीन अहमद है और अब इनको, परवीन अहमद को इसके सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन अब जब ये गांव पहुंचे हैं उनके, उस वक्त जिस तरीके से इनका स्वागत किया गया है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिल्मी गाने डाले गए, गाड़ियों का काफिला जो है वो चला गया, शेर लौट आए, इस किस्म के नारे, और ये सब कुछ फिर सोशल मीडिया पर डाला गया। उम्मीद हमें ये करनी चाहिए कि दोनों की उम्र अभी कम है, ठीक है, पिता के गुनाहों का कुछ तो साया जो है इन्होंने देखा ही है घर परिवार में, लेकिन इस सब से बचें, इस सब से दूर रहें, यही बात करेंगे। लेकिन इनके जो लोग इस जो महिमा मंडन इस तरीके का कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि ये वीडियो होना ही नहीं चाहिए था। प्रशासन को ये तय करना चाहिए था कि अगर रिहाई हो गई तो ठीक है, जैसे रिहाई होती, बाल सुधार गृह से लोग निकलते हैं, अपने घर चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता। किसी को मीडिया को जाना भी होता तो वो जाता, उनसे बात करता, वो अपनी बात रखते। भारत में सबकी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन जब इस तरह से काफिला निकलता है, जब इस तरह से नारे लगते हैं, तो कई बार जो चीज नहीं भी होनी होती है वो होने की ओर बढ़ती है। और हर किसी ने अतीक अहमद और उसके साम्राज्य को देखा है, सुना है, बहुत से लोगों ने भुगता भी है। उनमें से किसी को भी शायद ये विजुअल जब दिख रहे होंगे तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, डर लग रहा होगा। और अगर ये हम कहें कि सिर्फ ये सामान्य एक काफिला है, वो चले गए, खुशी का मौका है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको इस तरह से देखा जाएगा। और मैं भी यही कहूंगा, उम्मीद करूंगा कि ईश्वर न करे कि ये लोग फिर उसी दिशा में जाएं, पूरी तरह से उसी तरह से इन्वॉल्व हों जिस तरह से अतीक अहमद और उसका साम्राज्य। नहीं, लेकिन ये जो निकाला गया है, जो एक किस्म का रोड शो जैसा ही जो है काफिला, उसमें देखिए कोई हाथ में गाड़ी में डंडा लेकर के चल रहा है, कोई घोड़े पर चल रहा है, कोई रॉकेट उड़ाया जा रहा है, आतिशबाजी हो रही है। तो जो आप उम्मीद कर रहे हैं, हम भी उम्मीद करते हैं, लेकिन ये अंदेशा जो है वो दिखाई दे रहा है कुछ। बिल्कुल दिख रहा है। जब बाल संरक्षण गृह, सुधार गृह से वो निकल रहे हैं, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने किया, अतीक अहमद ने जो किया है, उसके साए से वो निकल जाए और एक नए रास्ते पर चले। नई पीढ़ी है, नया जनरेशन है, वो हिंदुस्तान के एक बेहतर रास्ते पर चले, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। और बाल सुधार गृह से निकलने के बाद भी, लेकिन ये जो जश्न मनाया गया, जुलूस मनाया गया, ये उस रास्ते पर जाने से उनको रोक रहा है। और ये लोग जश्न वो मना रहे हैं जो अतीक अहमद के साम्राज्य का फ़ायदा उठा रहे थे, और उनको लग रहा है अतीक चले गए तो वो साम्राज्य खत्म हो जाएगा, तो उनका भी जो काम धंधा है वो चौपट हो जाएगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था कि इस तरह के जश्न की परमिशन या जो भी है वो नहीं होनी चाहिए थी, और ये नहीं होना चाहिए था। और घर वालों को भी सोचना चाहिए था, परवीन जो उनकी बहन है, कि क्या हुआ उस परिवार का, बड़ा कितना भी बड़ा साम्राज्य रहा हो, लेकिन वो सब कुछ खत्म हो गया ना। तो परवीन को समझना चाहिए कि उसके छोटे भाई अब कम से कम सही रास्ते पर चलकर एक बेहतर जिंदगी जिए। नहीं, लेकिन वो साम्राज्य, जब हमने पहले भी इस पर चर्चा की, वो इतना बड़ा साम्राज्य अतीक अहमद ने मदा लिया था, अब उसका कोई ना कोई तो वारिस निकलकर बनने की कोशिश करेगा ना, उत्तराधिकारी बनने की कोशिश करेगा। दूसरों को पीड़ित करके, अत्याचार करके जो बनाया गया है उस साम्राज्य का, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ है? वो जायदाद, वो पैसा और वो दहशत। सर, वो पैसा तो मिलने वाला नहीं, वो दहशत यदि रखेंगे तो फिर अतीक जैसा ही तो ये सब कहीं ना कहीं ट्रांसफर करने की कोशिश होगी ना, अतीक जैसा ही तो फिर होगा। मैं कह रहा हूँ अतीक के साथ जो हुआ, उसके साम्राज्य के साथ हुआ, उससे तो आप समझना चाहिए कि इस रास्ते को छोड़ना ही सबकी भलाई की बात है। लेकिन क्या बड़ा मुश्किल होता है इन बच्चों ने, जो बचपन में परवरिश हुई है इनके, जो घर के अंदर जो माहौल देखा है, पिता का दबंगई का, गुंडई का, जश्न का माहौल देखा, अपराधियों का जमघट घर के अंदर बचपन से देखा, इनकी दुनिया तो वही रही है, पिता ने जो उनको घर के अंदर दिखाया, उसी परवरिश में ये बड़े हैं। तो इनके लिए मुझे लगा कि बहुत मुश्किल होगा समाज की मुख्य धारा में आना, क्योंकि इनका जो ग्रुप है, जिस लोगों के बीच में रहते हैं, उसी अपराधी वृत्ति के लोग हैं, उसी तरह के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका निकलना बहुत मुश्किल है। और अभी तो शाइस्ता परवीन भी फरार है, इनकी मदर अभी फरार है, अब मदर आखिरी आरोपी है। आरोपी, अगर वो आत्मसमर्पण करती है और बच्चों से कहती है कि नहीं, आपको इस क्षेत्र में नहीं जाना है। अब देखते हैं कि कैसा ये परिवार आगे बढ़ता है। इसके बाद आपको दूसरी खबर दिखाता हूं मैं उत्तर प्रदेश की दूसरी खबर ये लखनऊ की है। जेपी सेंटर के बाहर आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। समाजवादी आंदोलन के नायक जयप्रकाश नारायण साहब की जयंती है और अखिलेश यादव जयप्रकाश सेंटर पहुंचे थे
उनको एंट्री की अनुमति नहीं थी। इसके बाद अखिलेश यादव बाकायदा बैरिकेड कूद कर इस भवन के अंदर जो है वो दाखिल हो गए। जानकारी ये मिल रही है कि एलडीए ने निर्माण कार्य का हवाला देकर अखिलेश यादव से कहा था कि आप अंदर नहीं आ सकते, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया नहीं माने। बस भरकर वो लोगों को यहां अपने साथ लेकर के आए और जबरदस्ती जो है उन्होंने जेपी सेंटर के अंदर एंट्री की। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें अखिलेश यादव भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। वो देखिए जहां आपको गोल घेरे में जो दिखाई दे रहे हैं, बाकायदा दीवार फांद रहे हैं, बैरिकेड फांद रहे हैं और वो फिर अंदर जा रहे हैं। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मतलब एक कद है, तो ये तस्वीर जो है जमती नहीं है उस छवि के साथ। नहीं, लेकिन इसमें दोनों पक्ष है सौरभ जी। निश्चित तौर पर किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह से कूदते फांदते, और अच्छा होता कि हम अखिलेश जी की ऐसी तस्वीरें देखते कि वो उत्तर प्रदेश की जनता के किसी हक के लिए, किसी अधिकार के लिए वो सड़क पर लड़ाई कर रहे होते, उसमें कोई बैरिकेडिंग कूद फांद जाते तो हमको भी अच्छा लगता, हम लोग भी आज पत्रकार के तौर पर उनकी तारीफ करते। लेकिन जो दूसरा पहलू है, क्या सरकार अगर जेपी की पुण्यतिथि पर वो माल्यार्पण करने जा रहे थे, कितना भी निर्माण कार्य हो, आप क्या वहां कोई व्यवस्था नहीं कर सकते थे कि अखिलेश यादव जाते, माल्यार्पण करके लौट कर आते? मुझे लगता है कि यह भी शायद जो योगी सरकार के जो भी अधिकारी हैं, जिन्होंने भी यह तय किया हो, यह बेहद नासमझी का मामला है। और अगर इस तरह की नासमझी आप करते हैं तो कई बार अनायास, अब जैसे अखिलेश यादव का जो चित्र दिख रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बिल्कुल अच्छा चित्र नहीं है, लेकिन अगर वो गए वहां और उनको लगा, उनके साथ कार्यकर्ता थे, उनको लगा कि अगर हमको माल्यार्पण करना है, हमको माल्यार्पण भी नहीं करने दिया जा रहा, वो ये बात कहेंगे। और क्या ये किसी को भी सुनाई देगा तो उत्तर प्रदेश के लोगों को ये अच्छा लगेगा क्या? मुझे लगता है कि कतई अच्छा ठीक है, ये पहलू ठीक है आपका कि भाई जाने भी देते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं है ना कि उसके बाद फिर आप अगर इजाजत नहीं है तो फिर आप यूं करेंगे कि आप दीवार फांद करके जो चले जाएंगे। भाई हमारा एक बिल्डिंग के अंदर कोई कुछ भी काम चल रहा हो और वहीं आपको जाकर माल्यार्पण क्यों करना है? आप एक कार्यक्रम खुद एक कार्यक्रम कर लेते, आप देखिए इसमें वहां दोनों जितनी बातें श्रद्धांजलि देनी थी वो दे देते। सर दोनों बातें ठीक है। एक तो जेपी की प्रतिमा वहाँ पर है, आज जेपी की जयंती है। जेपी तो जिंदगी भर आंदोलन करते रहे, लड़ते रहे, लाठियाँ खाते रहे, लेकिन जेपी के आंदोलन के लिए या जहाँ पर वो जो मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर जो एलडीए जो काम करवा रहा है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, या तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए था कि जेपी की जयंती आज होने वाली है तो उससे पहले उस निर्माण कार्य को पूरा किया जाए, या ऐसी व्यवस्था की जाए कि वहाँ पर यदि जो लोग आना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अखिलेश यादव और जो लोग गए थे वो जेपी के रास्तों पर चलने वाली कोशिश कर रहे, उनको आपने ये मौका दिया कि इस तरह का एक पॉलिटिकल वो मैसेजिंग वो कर सके। अखिलेश जी से मैं ये उम्मीद करता था कि जेपी के उनकी मूर्ति पर, प्रतिमा पर माला पहनानी थी और दरवाजे बंद थे तो वो वहां धरना देकर बैठ जाते कि मैं प्रतिमा पर बाहर बैठ जाते ना, कोई दिक्कत नहीं थी कि घंटे भर बैठते अपने आप। वो कोई भी ऑफिसर होता वहां पे, कमिश्नर होता, वो अपने आप मीडिया पहुंच जाता, सर मीडिया पहुंच जाता तो वो अपने आप वहां पर पहुंच जाते, वहां पर कूद फांद करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में जो जो परेशानियां हो रही हैं, जिसका वो ट्वीट रोज करते रहते हैं, कुछ सांड व्यवस्था कुछ करते रहते हैं, सांड समाचार जो करते रहते हैं, तो कभी उसके लिए सड़क पर आकर बैठे या बैरिकेड कूद कर वहां चले जाए पंचम तल तक। वैसे भी पंचम तल तो उनकी जाने की इच्छा हमेशा रहती होगी, तो किसी दिन पंचम तल भी जाएं, लड़ाई लड़ने के लिए। पंचम तल क्या है जरा दर्शकों के लिए बता दीजिए। नहीं, देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय में जो जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं और उनके जो सेक्रेटरीट, उनका अपना निजी जो अधिकारी होते हैं तो उनको पंचम तल कहा जाता है। वहीं से पूरे प्रदेश के जो अधिकारी हैं, जो आप कहते हैं ना कि प्रतिदिन डीएम को ऑर्डर कहां से जाता है, तो वहीं से जाता है। अखिलेश जी जाते थे, सरकार वहीं से चलाती थी। सरकार तो वहीं से चलती है, सरकार चलाते थे ना, और वहां की इच्छा तो हमेशा रहती है, तो किसी दिन जनता के लिए भी वहां चले जाए। घोसी के बाद जो है इच्छा और प्रबल हो गई है जी। घोसी का जो चुनाव जीते समाजवादी पार्टी, उसके बाद से उनको लग रहा है कि बम है, बल्कि उनकी पार्टी के लोग ही बार बार परेशान रहते हैं कि नेताजी दिखाई नहीं देते। और अभी अब देखिए, अब लोकसभा चुनाव में तो अब सारा दारोमदार यूं कहिए कि सारे विपक्ष की उम्मीदें जो है इनसे ही लगी हुई हैं। जयप्रकाश नारायण जी के लिए तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति के लिए राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, जो खुद व्यक्ति अराजनीतिक था, वो किसी दल का नहीं था, ना वो भारतीय जनता पार्टी के थे, ना समाजवादी पार्टी के थे, वो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति को लेकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अगर अखिलेश जाते हैं तो माल्यार्पण करवा देते हैं, या अखिलेश यादव कहीं और कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर लेते और उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके अपनी श्रद्धांजलि उनको दे देते, पुण्यतिथि पे याद कर लेते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए थी। जेपी को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जेपी ने जिन मुद्दों पर राजनीति की उस पर कर लेते तो बेहतर था। आइए अब आपको एक और खबर बताते हैं। इस खबर को लेकर के कांग्रेस पार्टी खास करके काफी बातें कर रही है। गंगा जल पर जीएसटी लग गया।
दरअसल ये सरकार की एक स्कीम है गंगा जल आपके द्वार, जिससे आप डाकघर से, पोस्ट ऑफिस से जो है गंगा जल अपने लिए मंगवा सकते थे। इसमें आपको ऋषिकेश का और गंगोत्री का जो है गंगा जल जो है वो 250 ml की, 500 ml की बोतल में आपके घर पर पहुंचाया जाता था। 25-30 रुपया कीमत इसकी लगती थी अगर आप डाकघर से मंगवाते हैं, और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो फिर उसमें थोड़ा और ज्यादा पैसा देना पड़ता था। अब इस पर जीएसटी लग गया है। अब इस पर भूपेश बघेल हो, कमलनाथ हो, सब कह रहे हैं कि भाई ये कैसे राम भक्त हैं, ये कैसे बीजेपी अपने आप को कहती है हिंदुओं की पार्टी है और गंगा जल पर टैक्स ले रही है, लोग पूजा पाठ भी जो है वो बंद कर दें। कमलनाथ कह रहे हैं कि ये तो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। तो पहले आपको जरा एक बार भूपेश बघेल का छोटा रिएक्शन है इस पर, वो दिखा देते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ भाई, गंगा जल जैसे मतलब भारतीय जनता पार्टी बड़े धर्म की बात करती है, और गंगा जल जैसे पवित्र जल में भी उसको पैसे कमाने सोच रहा है, उसमें भी 18% जीएसटी। बात तो सही है, गंगा जल आपके घर पहुंचाने पर 18% जीएसटी तो चुकाना पड़ रहा है। नहीं, कतई सही बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर गंगा जल कोई 250 ml की शीशी मंगा रहा है तो भैया उसको बिल्कुल जीएसटी देना चाहिए। इस देश में अगर किसी आस्थावान हिंदू को गंगा जल शीशी में मंगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये गंगा स्नान करना वो भूल गया है, गंगा जल से आचमन करना भूल गया है, गंगा घाट जाना भूल गया है। तो हम जैसे लोग तो, हम लोग तो गंगा किनारे वाले लोग हैं, तो ये तो पीड़ा की बात है। हिंदू के तौर पे ये तो होना नहीं चाहिए। दूसरा इसका पहलू ये है कि क्या आपको गंगा जल पर कोई टैक्स है? क्या नहीं है कोई टैक्स। आप जाइए हरिद्वार में, ऋषिकेश में भर लीजिए, बढ़िया कैन पूरा 5 लीटर 10 लीटर, कोई पूछेगा नहीं। हमारे प्रयाग में जाइए भर लीजिए, गढ़ में जाइए गंगा में भर लीजिए, जहां भी आपको लगता है वहां गंगा का जहां पानी साफ है वहां जाके भर लीजिए। लेकिन अगर किसी चीज में एक सिस्टम इन्वॉल्व होगा, कोई चीज बिक रही है, उसको शीशी में बेच रहे हैं, भले वो गंगा जल है लेकिन वो प्रोडक्ट के तौर पर जा रहा है। मुझे लगता है ये दोनों अंतर इस देश में हर किसी को बहुत अच्छे से पता है। तो ठीक है, राजनीति होगी, चुनाव का समय है, तो भूपेश बघेल जी को भी अवसर मिल रहा है वो करें। लेकिन सवाल यार बहुत सारे उत्पाद जो हैं वो जीएसटी के दायरे से बाहर भी है ना, तो ये भी बाहर रखा जा सकता था। गंगा जल का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई कंपनी उसका प्रोडक्शन नहीं कर रही है, वो एक सर्विस की तरह से कि जो लोग नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, सर्विस पर देखिए सर, इसका दो उद्देश्य था। एक तो डाकघर की कुछ आमदनी हो जाए, डाकघर की आमदनी बंद हो गई बिल्कुल, पोस्ट ऑफिस के जरिए थोड़ी सी आमदनी हो जाए, और 18% जीएसटी लगाकर भी सरकार इस पर क्या केवल, और वो राजनीति कर रहे हैं बघेल साहब, तो ठीक है, आप तो राजनीति पूरी इस पर कर रहे हैं। जो सरकार लगा रही है गंगा जल पर टैक्स, आप मानते हैं गलत है? ये गलत है, टैक्स लगा 100% गलत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इसको जोर से देकर कह रहा हूं कि बघेल साहब भले ही गंगा जल पर राजनीति कर रहे हो लेकर, लेकिन आप तो राजनीति गंगा जल पर कर रहे हैं, और वो सरकार, वो पार्टी हैरानी है कि गंगा जल पर टैक्स लग गया, ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठा लिया। गंगा की बात कर लेते, गंगा जल के बहाने गंगा की बात कर लेते हैं। गंगा का क्या हुआ, गंगा की सफाई का क्या हुआ, वो बड़ा इशू है। नहीं, लेकिन सौरभ जी देखिए, कोई कुछ भी कहे, जो नमामि गंगे मिशन है उसके तहत गंगा साफ हुई है पहले से। जो गंगा वैसे गंगा साफ होने में 100 साल और लगेंगे। हाँ, नहीं, वो तो जाहिर है। गंगा राजीव गांधी से अभी तक हो रही है। नहीं, तब से तो बहुत हुई, और अगर हम गंदा करते रहेंगे तब तो कोई राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी, कोई और आके भी नहीं साफ कर पाए। कानपुर में हम रोज अगर गंदा कर रहे हैं, ये बताइए, कानपुर में, प्रयाग में, वाराणसी में आदमी डुबकी लगा सकता है गंगा में? नहीं, कम से कम हमारे प्रयाग में तो कोई समस्या नहीं, खूब डुबकी लगा सकते हैं हम लोग, नियमित तौर पर लगा रहे हैं, वहां इसका कोई संकट नहीं है। और मैं एक बात जो जानता हूं वो बता दे रहा हूं, 3 STP तो हमको पता है कि 2019 कुंभ के पहले शुरू हो गई। अभी भी बार बार वहां स्थानीय समाचार पत्रों में छपता है कि भैया ये वाला नाला खुला है, इस वाले नाले को कैसे गंगा यमुना पानी जा रहा है। वो निश्चित तौर पर हो रहा है, लेकिन पहले से तो गंगा साफ हुई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मुद्दा गंगा जल पर जीएसटी या गंगा होना चाहिए? मुझे लगा जीएसटी का मुद्दा तो कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। बेसिकली अब हर आदमी तो जा नहीं सकता गंगा स्नान करने के लिए इतना खर्चा करके, तो आदमी सोचता है कि भाई श्रद्धा भाव से गंगा मंगा लिया जाए। आमतौर पर आपको हर घर के अंदर गंगा जल जो है भरा हुआ थोड़ा सा मिल जाती है। मतलब मैं भी गंगा जल अभिषेक के लिए मंगाता ही हूँ, तो मुझे भी 18% उसमें जीएसटी देना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर सरकार को बचना चाहिए था। ये भावनात्मक मुद्दा है, अगर सरकार इस पर जीएसटी नहीं लगाती क्या तो चला जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर, और वो जो दे रहे हैं उसके लिए भी फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये मौका मिल गया, क्योंकि 18%, वो 25 रुपए पे 18% का कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये भावनात्मक मुद्दा है जिसको आप खेल सकते हैं, खासतौर से लोगों की भावना। हजारों करोड़ की सेल हो रही हो, ऐसा भी नहीं है। गंगा तो बहुत कम, मतलब भाई आप पोस्ट ऑफिस से मंगाते हैं शीशी, जो आपको 30 रुपए की मिलती थी अब 35 रुपए की मिलेगी। इतना अंतर बड़ा फर्क नहीं पड़ा। ऑनलाइन मंगाते हैं तो थोड़ी 125 रुपए ऐसा कुछ जो है वो मिलती है। अब ये हो सकता है कि इतनी चर्चा के बाद टैक्स हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए।
नहीं, कम करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उसमें कम त्रिपाठी जी ने कहा गंगा जी साफ हो गई। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अच्छा। और ये कहना कि गंगा जी में हम गंदगी कर रहे हैं, उसी के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम बना है कि सरकार वो रोके कि कैसे गंदगी रोकी जा सकती है और जो चल रही है उसे खत्म किया जाए। ये जो पूरा अभियान है वो मोस्टली, मैं 100% नहीं करा, लेकिन 70% फेल्ड प्रोग्राम है। क्यों? और वो सर, क्या सरकार की फेल ही इच्छा के रहेगा? क्या बाद ये भी- प्रोग्राम राजीव गांधी जी के जमाने से ये चल रहा है? हाँ। इसका कुछ हो नहीं सकता नहीं, क्या? क्योंकि सरकारों की बहुत इच्छा ही नहीं रहती। अभी इस सरकार के लिए भी आप ये कहेंगे जिसने आते ही अभियान छेड़ा नमामि नहीं, गंगे? नहीं, मैं अभियान इस- छेड़ा, इस माफ कीजिए, वाले- मैं इस पर बहुत कटु हूं, क्योंकि हाँ, बोलिए मैं ना। गंगोत्री से गंगा सागर तक गया हूं। हाँ, हाँ। इस सरकार के आने के बाद भी गया हूं और इस कैंपेन में भी गया हूं। आप घाटों की सूरत सुधार के गंगा नहीं सुधार सकते, ये समझ लीजिए, क्योंकि घाटों की पिक्चर है ना, सौरभ दिखा देंगे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गंगा उससे साफ नहीं होती। नहीं तो क्या हो रहा है उस प्रोजेक्ट का? जो एसटीपी का कुछ जिक्र नहीं हो कर रहे रहा। थे, सीवेज नहीं, वो ट्रीटमेंट प्लांट बहुत- जगह जगह वो लगाने कम हो थे। रहा है, बहुत रफ्तार उसकी इतनी कम है और बहुत कम जगह पर पैसा इतना खर्च हो रहा है। मैं कह रहा हूं यदि आप टोटल गंगा, जो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, सर, राजीव गांधी से जो आदमी आपको सुन रहा है इस वक्त ना, वो आपको बड़ी गंभीरता से लेता है। आपने कहा कि आप बड़े कटु हैं इस मामले में, गंगा साफ नहीं हो रही। नहीं हो तो रही। मोदी तो नाम ही है ना काम करने का, यही है ना बात। तो फिर मोदी के होते हुए क्यों नहीं हो रहा? ऐसा ये लोगों के मन करिए, में सवाल सर है। माफी चाहता हूं, ऐसा करिए कि गंगा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर एक रिपोर्ट कार्ड बनवाइए, फिर साफ होगा कि कितना किस काम ने किया गया। बताइए। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं भी ये जिसको कहते हैं ना कि विजय जी की तरह ही कटु हो रहा हूँ। अभी भी बहुत सा जगह से नाले नहीं है, बहुत जगह से जो इंडस्ट्री है उसका पानी जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं, और ये मैं भी अपने अनुभव से ही कह रहा हूं, इस सरकार में गंगा को साफ करने का, और सिर्फ गंगा नहीं, गंगा सहित जितनी नदियां हैं उनको पुनर्जीवित करने, साफ करने का जितना काम इस सरकार में हुआ, उतना काम पहले की सरकारों में नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जितना काम इसके होना बावजूद चाहिए मैं था। कह रहा हूं, इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि गंगा पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है, वो होना चाहिए। और गंगा ही क्या है, इस देश की अगर नदियां साफ नहीं होंगी तो यकीन मानिए वो आपके जीवन के लिए चलिए, एक आने कमेंट वाले समीर दिनों जी का। मुश्किल है। मेरा तो ये कहना है कि सर कोई भी सरकार गंगा को साफ नहीं कर सकती है, जन भागीदारी के साथ हो सकता है। सरकार कितना भी पैसा डाले, जब तक वहाँ के रहने वाले लोग और जब तक गंगा के अंदर गंदगी नाले जाते रहेंगे, कोई सरकार इसको साफ नहीं कर पाएगी। सामाजिक आंदोलन के रूप में जनता इसे लेगी, और जब जनता डिसाइड कर लेगी कि हमें जिस घाट पे जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, वहाँ कपड़े नहीं धोंगे, वहाँ गंदगी नहीं प्रवाह करेंगे, तो ही गंगा साफ होगी। सरकार कितना भी पैसा डालते रहे, वो कागजों पे साफ होती रहेगी। पूरी गंगा साफ होने में मतलब हमारा जीवन तो निकल जाएगा, पता नहीं आगे वाले जीवन में चलिए, गंगा को गंगा साफ जल पर मिल जाए। जीएसटी के बहाने गंगा जी पर भी बात हो गई, अच्छी बात है। शुक्रिया, आज समय इतना ही था कहानी कुर्सी की में। समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।